हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपेरा क्लासेस में। मैं निखिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थर्ड पार्ट में, जो कि हो सकता है कि इसका फाइनल पार्ट भी हो, जहाँ तक कि ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। और आज के थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स सीरीज़ और पैरेलल दोनों में। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड मोशनल ईएमएफ। तो आज हम लोग मोशनल ईएमएफ तक पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। सबसे पहले मैं आपको इसको बताता हूँ सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या होगा? सीरीज़ में हम लोग जब रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें सबने देखा होगा कि सीरीज़ एक के बाद एक रेजिस्टेंस अपने होते हैं। ठीक उसी तरीके से भी इंडक्टर्स को भी सीरीज़ में एक के बाद एक कनेक्ट किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज़ करिए ये हमारा सर्किट है इंडक्टर्स का। मैं पूरा सर्किट बना दे रहा हूँ एक बार में। ये हमारा दो इंडक्टर्स हैं और ये कनेक्टेड हैं। सपोज़ कर लिए इसकी इंडक्टेंस L1 है, इसकी इंडक्टेंस L2 है। जो इसका EMF इंड्यूस होगा वो E1 होगा, इसका EMF इंड्यूस होगा वो E2 होगा, और कुछ I करंट इसमें बह रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था जब हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस में उसका EMF वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था, E = -L di/dt। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि जो टोटल इक्विवेलेंट जो इनकी इंडक्टेंस होगी वो हम लोग L सपोज़ कर लेते हैं, और जो टोटल EMF इंड्यूस होगा वो हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि वो E है ना। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना क्या है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स जो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन होता है उसमें टोटल इंडक्टेंस इनकी कितनी आएगी। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड L। ओके, तो उसके लिए हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि इस L1 के लिए, फॉर L1 हमारे पास E1 क्या हो जाएगा, -L1 di/dt। ये हो गया E1। और फॉर L2 के लिए हमारे पास होगा E2 = -L2 di/dt, क्योंकि करंट तो भैया सेम ही है ना। तो इन्हीं सेम चीज़ को हम लोग यूज़ करते हुए क्या करेंगे कि EMF का सम करेंगे। EMF का सम करने से क्या होगा, जो टोटल EMF सपोज़ कर लिए अपनी E1, जो टोटल EMF हम लोगों ने मानी थी E है, तो जो E निकलेगी उसका फॉर्मूला होगा E1 + E2। इन दोनों का एडिशन करके निकालेंगे तो टोटल E निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, -L di/dt। ये हम लोगों ने, अगर इसके जो L है वो इसकी दरअसल टोटल इंडक्टेंस है। आप माइनस साइन को चाहे तो डेरिवेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, वो भी कट भी जाएगा, मैं बताता हूँ। बट अगर आप यूज़ कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे के पूरे फॉर्मूले को दर्शाता है। -L di/dt E1 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, -L1 di/dt एंड सेम एज फॉर E2, एंड दैट इज माइनस आ जाएगा यहाँ पे -L2 di/dt। हियर वी गॉट इट कि di/dt इन दोनों से कॉमन आके इससे कट जाएगा। दैट मीन्स ये इन दोनों को काट देगा। तो हमारे पास बचेगा -L = -L1 -L2। माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड L = L1 + L2। ये हम लोगों के पास फॉर्मूला आएगा इफेक्टिव इंडक्टेंस व्हेन अ पेयर ऑफ इंडक्टर्स इज कंबाइंड इन सीरीज फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज़ में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल में। थोड़ा शोर आ रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, पास में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो पैरेलल में हम लोग पढ़ते हैं। पैरेलल में चलिए, इंडक्टर्स में पैरेलल का जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल सेम टू ऐसा ही होता है जैसा हम लोग अपने रजिस्टर्स में पढ़ते हैं। कैसे, सपोज़ कर लीजिए ये मेरे पास दो इंडक्टर्स हैं। ये रहे मेरे दो इंडक्टर्स, मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इनपुट आउटपुट, या जैसे समझना चाहें आप समझिए, सर्किट का इनपुट है, सर्किट का आउटपुट है। अब इसमें हम लोग अपना करंट I दौड़ाएंगे। करंट I गया, वो I यहाँ पे स्प्लिट, इस टर्मिनल से स्प्लिट होगा, और यहाँ पर सपोज कर लिए कि हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। इसमें EMF, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा अभी, ये I1 है और ये हमारा I2 है। अब वो I1 I2 जब यहाँ से निकलेंगे
तो वो दोनों मिलके आई ही तो बनाएंगे I1 प्लस I2। ओके अब बात करते हैं इनमें ईएमएफ की। ईएमएफ मींस पोटेंशियल, ठीक है। जो ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़रूर होता है, बट दरअसल वो एक तरीके का पोटेंशियल ही होता है जब हम उसे सर्किट में लेते हैं। तो सर्किट में लेने के बाद जो ईएमएफ होगा वो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसके लिए ईएमएफ वो चाहे दोनों टर्मिनल्स में क्यों ना हो। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि इसका ईएमएफ अलग होगा, इसका ईएमएफ अलग होगा। जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें वोल्टेज या पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका अगर E1 और इसका E2 मान लूँ तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि E1 इज इक्वल टू E2, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और वहीं जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल अलग होता है और करंट सेम होता है। पैरेलल में ईएमएफ इज इक्वल और सीरीज में करंट इज इक्वल। ओके, तो अब हम लोग याद करते हैं अपना क्या फॉर्मूला जो हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में या लगाना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं अपना वही फॉर्मूला पुराना वाला जो कि है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग आई जो है वो अलग अलग है। तो इसी वजह से हम लोग अपना फॉर्मूला लेंगे आई के टर्म में। दैट मीन्स डी आई, अब आई अकेला तो होगा नहीं, उसका डिफरेंशिएशन के साथ है। तो हम लोग डी आई बाई डी टी एक साइड रखेंगे और ई माइनस ई बाई एल एक साइड रखेंगे। कैसे बताता हूँ। E1 के लिए मतलब सॉरी L1 के लिए, फॉर L1 जो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सॉरी मैं इतना ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करूँगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि E1 हमने आपको बता दिया कि जो E1 और E2 हैं वो आपस में इक्वल हैं, इनको इक्वल मान लेते हैं E के। ओके, तो ये E है, E इज इक्वल टू L1 डी आई वन बाई डी टी, है ना। ये हमारा हो गया L1 के लिए। और फॉर L2 हमारे पास E रहेगा माइनस, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, तो एक काम करते हैं इसको E1 और E2 ही मान लेते हैं, बाद में ऐसे इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूले समझने में दिक्कत नहीं होगी। E1 और E2 माइनस L2 डी आई टू बाई डी टी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये पोटेंशियल E1 जो है वो L1 के लिए है और E2 जो है वो L2 के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से दरअसल क्या होगा। मैं इनमें एक चेंजमेंट आगे करना चाहूँगा, मैं इनको डी आई बाई डी टी के टर्म में लूँगा। डी आई बाई डी टी के टर्म में डी आई वन और ये माइनस E1 बाई L1, माइनस E1 बाई L1, और ये होगा डी आई टू बाई डी टी, ये होगा माइनस E2 बाई L2, है ना। इन फॉर्मूलों को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो फाइनल ईएमएफ है या फाइनल जो इनका इंडक्टेंस निकलने वाली है पैरेलल में कनेक्ट होने से वो हमारी L है, ओके। और जो फाइनल ईएमएफ है वो तो E होगी ही, क्योंकि ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल जो है वो पैरेलल सर्किट में चेंज होता ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं फिर से डी आई बाई डी टी ही वाला। कौन सा? इस वाले फॉर्मूले को। अब सपोज कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस पे इम्प्लाई हो रहा है। जो L है वो इसकी इफेक्टिव इंडक्टेंस है, जो E है वो इसका इफेक्टिव पोटेंशियल है जो कि चेंज नहीं होगा, और ये I जो है ये टोटल ये वाली I है, ओके। तो अब हम लोग इसको भी I के डी आई के टर्म में अगर जैसे लिख लेंगे तो वही अपना डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस E बाई L हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो पहले डी आई बाई डी टी लिख लेते हैं इफेक्टिव के लिए कि डी आई बाई डी टी दरअसल होगी कितनी, वो हम सबको पता है कि I जो है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो वहीं दोनों तरफ अगर इस इक्वेशन को इक्वल लिख के उन दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें यही इक्वेशन मिलेगी, डी आई वन डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। डी आई वन बाई डी टी क्या है? माइनस ई बाई एल। और ये डी आई वन बाई डी टी क्या है? माइनस ई वन बाई एल वन प्लस माइनस ई टू बाई एल टू। कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस माइनस ये सब पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? प्लस ही प्लस बचेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ई बाई एल इजकल टू ई वन बाई एल वन प्लस ई टू बाई एल टू। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ई वन इजकल टू ई टू है और वो ई के ही इक्वल होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल हमें यहाँ मिलेगा वही पोटेंशियल हमें यहाँ मिलेगा। पोटेंशियल चेंज होता ही नहीं है पैरेलल में। जो करंट है वो करंट भी टर्मिनल से अलग होके y1 और i2 में बट रही थी, बट वो भी यहाँ से निकल के i1 प्लस i2 i ही बन जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो ये अब हम लोग करेंगे, तो ये e1 और e2 आपस में इक्वल हैं e के, तो e बाई एल
इक्वल टू E/L1 प्लस E/L2, ये कट गए। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया पैरेलल का। अब मैं इसको थोड़ा सा और अगर इजीली आप लोगों को बताना चाहूँ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट L इज इक्वल टू, इनका हम लोग लेमिनेशन ले लेते हैं, इनका हम लोग LCM ले लेते हैं, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। अभी ये L अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, L1 प्लस L2 और ये L1 L2, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये हमारा इनका LCM होके आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने आई थिंक सब लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दरअसल क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, चलिए मैं इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, फ्लेमिंग्स हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब कोई कॉइल है जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में या फिर अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एक कोई कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव कर रही है, उसमें कुछ करंट ऐसा जा रहा है, तो फोर्स कहाँ पे कितना क्या लगेगा, तो ये मतलब सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं इनको समझने के लिए हम लोगों को एक रूल की ज़रूरत थी, जिससे कि हम लोग आसानी से सिर्फ सुन के या फिर समझ के बता सकें कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर ये हो रहा होगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, या फिर कॉइल का मोशन कुछ ऐसा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, मैं अभी आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और इस टॉपिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं वो शॉर्ट में ही रहते हैं। इनका एप्लीकेशन ज़रूर होता है, वो आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन अगर नहीं मिल रही है, आपको कोई साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ करना है, तो थीटा की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप इनका थोड़ा सा यूज़ करके, हो सकता है उतना पार्ट भले ही लॉन्ग क्वेश्चन यूज़ हो जाए, बट मोस्ट द चांसेस हमारे पास यही है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें इससे थोड़े सौ क्वेश्चन आ जाएँ। किससे? ये हमारा जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उससे। तो बता देता हूँ कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दरअसल क्या है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक 3 डायमेंशनल फिगर बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये दरअसल जो है मैं आपको बता दूँ, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और हमारा ये भी 90 है, यानी कि सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमसे ये कहा था कि अगर सपोज कर लीजिए कि मोशन ऑफ द कॉइल आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, मोशन ऑफ कॉइल आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, है ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो करंट जो है वो इनके परपेंडिकुलर होगी। ये अब फिगर कुछ इस टाइप का है कि हमारे पास 3 एक्सिस जो हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं 3 डायमेंशनल प्लेन में, कुछ इस तरीके की वो 3 एक्सिस हैं, है ना, इस तरीके की। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि एक डायरेक्शन आपकी शो करेगी, ये जो करंट, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा फोर्स, यानी फोर्स समझ लीजिए या फिर मोशन ऑफ द कॉइल समझ लीजिए, क्योंकि हम फोर्स लगाएंगे तभी मोशन होगा कॉइल में, तो इस तरीके से होगा, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और उनकी डायरेक्शन बताई थी। ये फ्लेमिंग का रूल था। अब इस रूल में ये जो राइट हैंड रूल का पूरा वर्ड है, ये दरअसल क्या है, तो ये जो पूरा का पूरा रूल है ये इस पे डिपेंड करता है। ये जो हमारा राइट हैंड है, अगर आप इसकी फिंगर्स को कुछ ऐसे और अपने थंब को कुछ ऐसे स्ट्रेच करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि दरअसल इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा थंब होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्या, मोशन ऑफ द कॉइल को। 4 फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो मिडल फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो अब इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद कैसे रखोगे भाई, उंगली इतनी है क्या, कितना याद करोगे यार। तो मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म सा बनाया है। वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसा है, फादर मदर एंड चाइल्ड, है ना, ये मेरे सर ने मुझे सिखाया था। तो फादर मीन्स एफ मीन्स फोर्स मीन्स मोशन, फोर्स लगाओगे तो मोशन होगा, मोशन ऑफ द कॉइल होगा। मदर मैग्नेटिक फील्ड, M for magnetic field, and child that is C, and C is
करंट। तो यही था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडी करंट और उसकी एप्लीकेशंस। तो एडी करंट दरअसल कौन सी करंट होती हैं, आपका अगर इसका कोई क्वेश्चंस आते हैं तो एडी करंट को लेके अगर उसके हो सकता है एप्लीकेशंस को लेके क्वेश्चन आ जाए, वो उन एप्लीकेशंस के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा। बट एडी करंट का ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है। बस आपसे हो सकता है कि अगर कुछ सिचुएशन देके आपसे पूछ लिया कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ इसमें क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा एडी करंट होगा। अब क्या होगा तब एडी करंट होगा, आइए देखते हैं। चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं कुछ बता देता हूँ चाहिए क्या। एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एक हमारे पास चाहिए एक मेटल का पीस जो उस मैग्नेटिक फील्ड में जा सके। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास डिवाइस जैसे हम लोग लेते हैं इन सभी के पास अपना खुद का भी एक फ्लक्स होता है, चाहे वो कॉइल हो, चाहे वो एक मेटल पीस हो, कैसा भी किसी तरीके का मेटल होगा उसका एक फ्लक्स ज़रूर होगा, है ना। उससे कुछ ना कुछ एक पास आउट रूट होता है उनका। तो उस चीज़, खैर उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल एडी करंट होते क्या है। सपोज करिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक मेटल का पीस, सपोज करिए एक मेटल का पीस जो है मेरे पास, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड मीन्स टांग दिया, लटका दिया, बिठाल दिया, छोड़ दिया, जो चाहे समझ लीजिए। अब इसमें होगा क्या कि इसका जो फ्लक्स है और फ्लक्स की लाइंस को ये मैग्नेटिक फील्ड आके डिस्टर्ब करेंगी। क्यों भाई, उनकी मर्जी। मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ चेंज, जब उनका आप उनका लिंक फ्लक्स चेंज करेंगे तो कुछ होगा, उसमें क्या होगा, उनका ईएमएफ चेंज होगा और उसमें एक करंट इंड्यूस होगा। तो जब इसका लिंक फ्लक्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज होगा तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ करंट दौड़ेंगे। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ करंट इसमें कुछ होंगे, सपोज कर लीजिए कुछ किसी भी तरीके से होंगे, है ना। और जब वो चेंज होंगे तो यही नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं। ओके, लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। When a metal piece is suspended in a varying magnetic field, स्टेबल नहीं होगा, वेरिंग ही चाहिए, वरना अगर वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल होगा तो इसके फ्लक्स को क्या चेंज करेगा। वेरिंग मतलब चेंज होने वाला, जो चेंज हो सके या जो चेंज हो रहा हो। तो when a metal piece is suspended in a varying magnetic field, then link flux of that metal piece will change and number of streams of current will comes to active in it or become active in it, या फिर आप ये समझिए कि बन ही जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स विल रन ऑन इट एंड दिस नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इज सेड टू बी एडी करंट। यही हमारे एडी करंट कहे जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारे एडी करंट कहे जाते हैं। तो अब मैं, ये एडी करंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ होते हैं, इनका क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो एप्लीकेशन मेरे पास, देखो मैं ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं बताऊँगा बट मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं होगी। एप्लीकेशंस अगर आपसे पूछी भी गई तो एक दो पूछी जाएंगी, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और मोस्टली चांस ये रहता है कि अगर आपको एडी करंट पूछा जाए तो उनके एग्जांपल्स या उनके एप्लीकेशंस के एक दो नाम पूछ लिए जाएँ। तो इसी वजह से इनके एप्लीकेशंस में हमें डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको बता देते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस इसकी होती हैं। तो चलिए सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये नहीं हमारी एप्लीकेशन, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है हमारे पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये हमारी होगी पहली एप्लीकेशन। अब ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है जिसमें अगर आपको इसके एप्लीकेशंस में डिटेल में पूछा जाता है तो मोस्टली चांस ये रहते हैं कि इनके एप्लीकेशन के डिटेल्स में आपको डेड बीट गैल्वेनोमीटर एक बार ज़रूर पूछा जाए। हो सकता है आपके स्कूल के वाइवा में पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर दरअसल होता क्या है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर एक दरअसल डिवाइस होती है नॉर्मल गैल्वेनोमीटर की ही तरह, बट इसमें जो मेटल पीस सस्पेंड होता है। तो जब गैल्वेनोमीटर हमारा वर्क का कुछ प्रिंसिपल जो होता है वो ज़्यादा कुछ मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, वो बस थोड़ा ऊपर से मैं आपको बताता हूँ। डेड बीट गैल्वेनोमीटर नॉर्मल गैल्वेनोमीटर होता है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोगों को बताता है क्योंकि जो है उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जो होती हैं, फ्लक्स हेल्प करती हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने के लिए, तो वही सेम इसमें होता है। लेकिन इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स चेंज होता है
तो मेटल पीस का भी फ्लक्स चेंज होगा और उसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ करंट दौड़ेंगी, जो इन्हें एडी करंट कहते हैं। तो वो एडी करंट इसकी मूविंग कॉइल को एकदम रोक देती हैं, मतलब एकदम से ही रोक देंगी, बिल्कुल अचानक से ही। तो ये इंस्टेंटेनियसली एकदम से इसकी कॉइल जो होता है वो मूव करना बंद कर जाती है। तो ये इंस्टेंटेनियस इसके रुकने की वजह से इसको डेड वेट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। मीन्स इट बिकम्स इंस्टेंटेनियसली डेड, लेकिन ऐसा नहीं कि काम में नहीं आएगा, उस टाइम के लिए डेड हो जाएगा बट फिर बाद में काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये वन टाइम यूज़ वाली डिवाइस नहीं होती है, बस इसलिए इसका नाम डेड वेट गैल्वेनोमीटर रखा गया है, क्योंकि अचानक से इंस्टेंटेनियसली रुक जाता है एकदम से। अब जो इसका दूसरा है वो है हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो आई थिंक सबको पता होगा। स्पीडोमीटर हमारी गाड़ी में जो स्पीड होती है वो कितनी है, उसके लिए हम लोग स्पीडोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। जो गाड़ियों में स्पीड नापने के लिए मीटर लगा होता है वो हमारा स्पीडोमीटर ही कहा जाता है। अब इसमें भी एडी करंट्स का यूज़ ज़रूर होता है, क्योंकि इसमें भी एक मेटल कॉइल सस्पेंड होती है। क्योंकि अगर आप गाड़ी भगा रहे हो तो उसमें तो फ्लक्स एकदम से चेंज होगा ना, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि आप गाड़ी 60 तक आपने भगा दी और 60 तक भगने के बाद उसमें एकदम से करंट जनरेट हो ही रहा है, फ्लक्स चेंज हो ही रहा है, वो आपकी सुई चलते चलते 70 80 90 पहुँच गई, तो उसको रोकना पड़ेगा। तो जैसे गैल्वेनोमीटर में एडी करंट्स उसको रोकते हैं, उसी तरीके से इसमें भी वो मेटल का पीस स्पीडोमीटर में सस्पेंड होता है, रुका हुआ होता है, रखा होता है, वो उसको 60 पर रोके रखता है कि हाँ अब 60 पर हो गया, अब करो। अब फिर उसके बाद जब आप और रेस देते हो गाड़ी को तो उसमें और ज़्यादा क्या नाम है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हमारे पास बनती हैं, एडी करंट की नहीं, नॉर्मल फ्लक्स की, जो कॉयल वाली होती हैं वो कॉयल वाली बनती हैं, तो वो उसे बाईपास कर जाती हैं एडी करंट को। फिर वो और हमारी कांटा बढ़ जाता है आगे स्पीडोमीटर का, उसमें ये एडी करंट का पूरा यूज़ होता है। और कुछ एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि एक हमारा पास एक इंडक्शन फर्नेस होती है। इंडक्शन फर्नेस में भी एक स्टेबल हमें मैग्नेटिक फील्ड या स्टेबल हमें अपने फील्ड की फील्ड की ज़रूरत होती है, ताकि वो फर्नेस को आसानी से काम करा सके। इंडक्शन फर्नेस है ना। और एक और आप याद कर लीजिए, एक है हमारे पास डायाथर्मी। ये कुछ हमारे पास एक एप्लीकेशंस थे एडी करंट और उसके कुछ एप्लीकेशंस। तो इतना ही था एडी करंट और उसके एप्लीकेशन में। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आ रहा है हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो अब हम लोग करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज़ है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है? देखिए, वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का यूज़ कहाँ होगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जब हमारे पास दो कॉइलें दी गई हों और हमें ये बताना हो कि भाई साहब ये जो दो कॉइल हैं इनका किस एंगल पे या कैसे इन दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो कितना ज़्यादा होगा, मतलब ये कब ज़्यादा इनमें इंडक्टेंस होगी, सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस ये कैसे बनाएंगे। तो वो चीज़ हो गई है कि हमारे पास, वो मैं इसमें बताऊँगा। प्लस जो इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि दो कॉइल जिनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें पता है और उन दोनों का साथ ही साथ सेल्फ इंडक्टेंस भी हमें पता है, तो उनका टोटल इंडक्टेंस कितना होगा या फिर उनकी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी होगी, ये चीज़। तो उसके लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो हमारा होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में हम लोग के से इसको डिनोट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें बताते हैं कि के क्या है। के, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर m/L1L2। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? तो इसके लिए हम लोग सपोज कर लीजिए कि मेरे पास मेरी दो कॉइल है, एक ये रही है ना, और दूसरी कॉइल हमारे पास ये रही। ये सपोज कर लीजिए इसकी L1 इंडक्टेंस है और इसकी L2 इंडक्टेंस। ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में है M। तो इनकी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी होगी वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √M/L1L2। ठीक है, L1 × L2 है, कन्फ्यूज मत होना। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जिनका स्टैंडर्ड डेटा होता है। उन स्टैंडर्ड डेटाज में मैं आपको ये बताऊँगा कि इनकी मैक्सिमम
कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कब होगी, इनकी इंटरमीडिएट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कब होगी, अगर दो कॉइल्स को पार्टिकुलर किसी एंगल में रखा जाए तो, और उनकी सबसे लोअर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कब होगी। तो चलिए बताता हूँ मैं। देखिए इनकी जो सबसे मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगी तब जब ये एक दूसरे के सामने ऐसे घुसे हुए रखे हों। बताता हूँ कैसे। अगर एक कॉइल ये रही और दूसरी कॉइल, मार्कर चेंज, दूसरी कॉइल ये रही, ये आपस में घुसी हुई रखी हैं। ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। इनमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी के जो होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना। प्लस अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर इनका जो दूसरा हमारे पास ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा जो है कि ये इनमें मिनिमम का मैं पहले इंटरमीडिएट वाला बताता हूँ। इंटरमीडिएट तब होगा जब ये आपस में 90 डिग्री में होंगी। ये पहली कॉइल रही और ये रही हमारी दूसरी कॉइल, ये हमारी दूसरी कॉइल रही। ये आपस में जब 90 डिग्री में होंगी तब इनका दरअसल नहीं, एक सेकेंड, ये जब आपस में 90 डिग्री में होंगी तब इनका जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा वो सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा कम। हाँ, ये इनका होगा के होगा हमारे पास मिनिमम, ये इनका मिनिमम वाला है। अब मैं आप इंटरमीडिएट का अब आएगा। अब ये इंटरमीडिएट का होगा। हाँ, इंटरमीडिएट वाला जो होगा वो हमारा कब होगा, जब ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे रखे हो। कैसे? आपस में बात कर रहे हो। पहली कॉइल ये रही और दूसरी कॉइल, ये पहली कॉइल रही हमारी और ये हमारे पास रही हमारी दूसरी कॉइल। इनमें होगा कि हमारा इंटरमीडिएट, यानी कुछ मीडियोकर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इंटरमीडिएट। ये हो गया हमारा। तो ये कुछ 3 इसके स्टैंडर्ड डेटा हैं। जब आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप इनका ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये उनका कुछ स्टैंडर्ड डेटा है। तो आई होप कि आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग समझ में आया हो। चलिए बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। तो क्या नाम है, इंड्यूस ईएमएफ पढ़ लिया, नॉर्मल ईएमएफ तो सब जानते ही होंगे। और अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। भैया ये नया टर्म क्या है? तो मोशनल ईएमएफ दरअसल होता क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज़ कर लिए कि एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक कॉइल है, ठीक है। तो जब एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल का इन एंड आउट मूवमेंट होता है, यानी अंदर बाहर वाला मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट की वजह से उस कॉइल का लिंक फ्लक्स चेंज होता है। और वो लिंक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक तरीके का ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो पहले वाले में ईएमएफ में, इंड्यूस ईएमएफ में और मोशनल ईएमएफ में अंतर क्या रहा? उसमें दरअसल कॉइल मूव नहीं कर रही थी, है ना। उसमें उसका फ्लक्स चेंज हो रहा था किसी कारणवश, और इस वजह से उसमें जो ईएमएफ हो रहा था वो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था। बट इसमें दरअसल क्या है कि इसमें ये कॉइल मूव कर रही है, इट हैज़ अ मोशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। अब इस मोशनल ईएमएफ का क्या मीनिंग है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए एक डेरिवेशन करते हैं इसके फॉर्मूले का। हाँ, तो आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे। सपोज कर लीजिए मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस साइन से कंफ्यूज मत होइएगा। ये दर्शाता है कि हमारा हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल होते हैं, कि एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। ये कोई क्रॉस वो की तरह होता है। इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड एक, हाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरीके के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जब हम लोग प्लेन में पढ़ रहे होते हैं। एक होता है अंदर जाने वाला, एक होता है बाहर जाने वाला। तो जब पॉइंटेड वाला है तो वो आउटवर्ड का होता है। जब इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, ये हमारा आउटवर्ड वाला होता है, क्योंकि इसमें हमें टिप दिख रही होती है हमारे एरो की, और इसमें हमारे एरो का हमारे बैक दिख रहा होता है। तो ये होता है अंदर जाने वाला। ये इन वाला होता है, सॉरी, ये अंदर वाला होता है ना। इसमें हमारे पास एरो की बैक, ये वाली होती है आउट वाला, कि ये बाहर आ रहा है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक कॉइल है जिसकी कुछ लेंथ L मान लीजिए और ब्रेड्थ B मान लीजिए, है ना।
अब ये जो कॉइल है ये मूव कर रही है। सपोज कर लीजिए कि कोई एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे, कुछ dt टाइम पे इसका कुछ मूवमेंट था जिसमें से कि b इसकी ब्रेड्थ में से y बाहर थी इस मैग्नेटिक फील्ड में से, है ना। और इसकी जो स्पीड थी उस टाइम पे सपोज कर लीजिए कुछ v होगी, v मान लेते हैं, है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दरअसल वो है क्या। तो अब मुझे सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा क्या, इसका एरिया। कैसे कि हाँ चलिए इसका एरिया लेते हैं, जो एरिया दरअसल इसके आउटसाइड है। तो ये कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल है, और इसी रेक्टेंगुलर कॉयल में मुझे इतना एरिया चाहिए कि ये बाहर वाला एरिया क्या है। तो मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो भी बाहर है वो y है। ओके, तो एरिया इसका हो जाएगा L इंटू वाई, है ना। समझिए मैं बाहर वाले एरिया की, सिर्फ अभी मैं बाहर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। और इस बाहर वाले एरिया के बाद अब मुझे चाहिए मेरा फ्लक्स, कि दरअसल इसका फ्लक्स कितना है, क्या चेंज है। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई का। मैं ब्लू सी करता हूँ अदरवाइज कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई का, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है L इंटू वाई, फाई। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब इस फ्लक्स के बाद जो हम लोगों ने अपना फराडे लॉ पढ़ा था, फराडे लॉ का हमारे पास फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस L, आगे सॉरी नहीं L नहीं था, वो तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। हमें चाहिए छोटा वाला फॉर्मूला हमारा, जो कि हमारा माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि हम फाई के टर्म में भी ले रहे हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला था फ्लक्स का। तो इसी फ्लक्स वाले फॉर्मूले से अब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूँ क्या, कि जो हमारा फाई है वो तो हम लोगों ने निकाल लिया था फ्लक्स हमारा, और फाई की वैल्यू थी हमारी BLY। तो फाई अब हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लेके आते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, जो हमारा होगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। अब इस फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारा E माइनस डी, ये हो गया BLY बाई डी टी। अब इसमें चेंजिंग टर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है, लेंथ भी इसकी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये y की वैल्यू जो है ये अंदर बाहर हो रही है, तो वो चेंज होगी। ये जो y की वैल्यू है ये आगे पीछे हो रही है, अब वो चेंज होगी। तो इसी वजह से जो E होगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस BL डी वाई बाई डी टी। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी सी मैथ की। मैथ की बात क्या होगी, मैथ की बात ये होगी कि जो y है ये दरअसल चेंजिंग लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि क्या होगा, जो कि होगी वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ये, क्योंकि हम सबको पता है कि वेलोसिटी इज जस्ट सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज़। तो ये हमारा दरअसल E जो होगा वो हमारा निकल के आएगा माइनस BL एंड दिस V। तो इसका फॉर्मूला माइनस BVL, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ, और यही है हमारा मोशनल EMF। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स। तो इसको समझाने से पहले मुझे आपको लोगों को एक चीज़ और समझानी है। ये पूरा का पूरा टर्म जो अभी म्यूचुअल इंडक्शन है ना, इसे 2 मिनट के लिए साइड कर दो, सबको पता ही होगा। अब मैं बता रहा हूँ कंसेंट्रिक कॉइल्स। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऐसे चीज़ हैं या कोई भी ऐसा फिगर या ग्राफ कुछ भी हो, उसमें अगर हमारे पास उसका सेम सेंटर होता है किसी भी दो चीज़ का, जैसे सपोज कर लीजिए ये सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा, ठीक है। इन दोनों का सेम सेंटर है, छोटे बड़े हैं, ठीक है, इन दोनों का सेम सेंटर है, तो ये दोनों के दोनों आपस में कंसेंट्रिक हुए, ठीक है। तो अब कंसेंट्रिक वर्ड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब कंसेंट्रिक कॉइल्स का क्या मीनिंग हुआ कि मैंने 2 कॉइल्स ली, सपोज करिए मैं अभी तक ऐसी कॉइल ले रहा था, अब मैंने इस कॉइल को ऐसे ना लेके ऐसे ले लिया, ठीक है। मैं ऐसी फिगर को यूज़ कर लेता हूँ, मैंने इसको ऐसे ना लेके ऐसे ले लिया, और दूसरी कॉइल इसमें कुछ इस तरीके से फंसी हुई है, ये रही, है ना, ये रही हमारी दूसरी कॉइल। अब आप इनको अगर ऐसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। अब इनका मैं यूज़ करता हूँ कि ये इस वाला जो छोटा वाला है इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ R1, और इसकी मैं रेडियस बड़ी वाले की मान लेता हूँ R2, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि दरअसल पूरा का पूरा माजरा क्या है।
तो बात ये है कि इसमें एक में करंट जाएगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो एक में करंट जाएगा, दूसरे का फ्लक्स चेंज होगा और दूसरे में भी एक ईएमएफ चेंज होगा जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे, और ईएमएफ की वजह से करंट भी फ्लो होगा जिसे इंड्यूस करंट कहेंगे। तो इसमें करंट फ्लो होगा आई, है ना। तो अब बात करते हैं कि इस आई करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी बड़ी वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बड़ी वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बी से हम डिनोट कर लेते हैं। बी से हम लोग इसे डिनोट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू, हम लोग जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला दरअसल मैं मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी मैग्नेटिक यूनिट है उससे उठा रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई वाई, इसकी रेडियस कितनी है R2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले के बाद हमारे पास चाहिए फ्लक्स। फ्लक्स किसका चाहिए मैं आपको बताता हूँ। फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला है V इंटू ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जो फ्लक्स चेंज होगा वो तो R1 का होगा ना, तो हम फ्लक्स में जो सारी चीज़ें बी तो ये पूरा का पूरा यूज़ होगा। एरिया हम लोग लेंगे सेकंड वाली कॉइल का क्योंकि हमें सेकंड वाली कॉइल का ही फ्लक्स चाहिए है। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा फाई इक्वल टू बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई R2, और एरिया जो होगा वो हमारा होगा सर्कल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये सर्कुलर कॉइल ही है अगर आप इसको ऐसे देखें तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर यानी कि R1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारे पास फाई का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई R2 इंटू पाई ये हो जाएगा पाई से पाई कंबाइन होके ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर आई स्क्वायर पाई स्क्वायर और ओनली आई एंड R1 स्क्वायर, और ये हमारे पास फाई का फॉर्मूला आ गया। ये R2 है ना। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आया, लेकिन हमें चाहिए था म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब मैंने आप लोगों को हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है तो उसमें भी मैंने फाई कैलकुलेट किया था जो था फाई इज इक्वल टू एम आई। मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। फाई इज इक्वल टू एम आई, है ना, और मुझे चाहिए एम, तो एम हो जाएगा हमारे पास फाई बाई आई, ये हमारे पास है। तो जो एम है हमारा वो हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा और जो फाई है वो हमें यहाँ पुट करना है। तो 5 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो आई होगा ये नीचे वाले आई से कट जाएगा और हमारे पास m का फॉर्मूला क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन R2, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं तक था और इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा ख़त्म होता है। अब अगला वीडियो जो आने वाला है वो हमारा होगा इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसका एक शॉर्ट रिवीजन समरी टाइप आप समझ लीजिए वो हमारा होने वाला है। अभी तक जो भी आपको पढ़ाया उन सभी के PDF रिटन नोट्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करें, उनको पढ़ें। और इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ऑपेरा क्लासेस को।